तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? बदला ही लेना था तो मेरे से ले लेती। मेरे बच्चे की हत्या क्यों कर दी? मैंने उसे नहीं मारा है। मेरे पर आरोप मत लगाओ। उसकी मौत कैसे हुई फिर? तुमने उसकी हत्या की है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कैसे पता कि उसे किसने मारा? मैंने ऐसा नहीं किया है। तुमने खुद मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। साल 2008 में दो लोगों की मुलाकात होती है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है। वक्त के साथ साथ वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। फिर दोनों सोचते हैं कि क्यों ना इस दोस्ती से जो प्यार में तब्दील हुआ है रिश्ता, इसको एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। ये दोनों अपने परिवार वालों को इन दोनों की दोस्ती और रिश्ते के बारे में बताते हैं। परिवार वाले इन दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े धूमधाम से परिवार की हंसी खुशी के साथ, रजामंदी के साथ, सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए दोनों की शादी होती है। और शादी के तकरीबन तकरीबन 9 साल के बाद, यानी कि साल 2019 में, ऊपर वाला इनके घर में एक नन्हा सा मासूम बेटा देता है। उस बच्चे के जन्म के वक्त इस परिवार ने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले 4 साल के बाद इस बेटे की मां ही इसके साथ एक ऐसी हैवानियत को अंजाम देगी जिसके बाद न सिर्फ देश की मीडिया बल्कि विदेश की मीडिया भी इस महिला को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उतारू रहेगी। उस परिवार को यह नहीं पता था कि आने वाले 4 साल के बाद ये महिला एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे ये परिवार न सिर्फ टूटेगा बल्कि बिखर जाएगा बुरी तरीके से। इस मां के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगने वाला है 4 साल के बाद जो पूरी दुनिया में, या यूं कहूं कि कोई भी मां अपनी औलाद के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये महिला कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देने वाली है। उस वक्त 2019 में ये बात शायद ही किसी ने सोची होगी। सोचना तो बहुत दूर की बात है, किसी के बुरे से बुरे ख्वाब में भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी। लेकिन इस साल 2024 को ही, यानी कि इस बच्चे के 4 साल तकरीबन पैदा हुए हो चुके थे, और इसी बीच गोवा के एक होटल के कमरे में एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। ना सिर्फ हत्या करी, उसके बाद उसकी लाश को गाड़ी के अंदर, बैग के अंदर रख कर गाड़ी से बेंगलुरु अपने साथ लेकर जा भी रही थी। हालांकि पुलिस, होटल स्टाफ और एक कैब ड्राइवर की सूझबूझ समझदारी की वजह से वो महिला पुलिस की गिरफ्त में आई, जिसके बाद जाकर इस पूरी वारदात से पर्दा उठा और इस दुनिया को इस मां की इस हैवानियत भरी करतूत के बारे में पता चला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गोवा के होटल के अंदर अपने बेटे की हत्या करने के आरोप में पकड़ी गई सूचना सेठ जब अपने पति के सामने आई तो इन दोनों के बीच में जमकर बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सूचना को देखते ही उनके पति वेंकटरमन आग बबूला हो गए। उनके ऊपर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन सूचना उनके हर सवाल का बहुत शांत होकर जवाब दे रही थी। उसकी हर एक हरकत से साफ जाहिर हो रहा था कि यह बेहद शातिर महिला है। उससे हत्या का जो एक जुर्म है, इसे कबूल करवा पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। आज तक.in पर छपी खबर के मुताबिक फिजिक्स स्कॉलर वेंकटरमन और एआई एक्सपर्ट सूचना सेठ पहले एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस दौरान वेंकट बार बार सूचना को उनके बेटे का कातिल बोलते रहे, लेकिन उसने हर बार इन आरोपों से इनकार किया। इतना ही नहीं, सूचना बल्कि इस पूरी घटना के लिए अपने पति को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। करीब 4 घंटे तक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। इस दौरान पुलिस ने उनके रिश्ते और तलाक की कार्रवाई के बारे में पूछा, जो कि पिछले साल 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा करा जा रहा था कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन जो इनके लॉयर हैं अजहर मीर, उन्होंने कैमरे पे आकर इस बात को कंफर्म किया कि अभी तक इनका डाइवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है। गोवा पुलिस को वेंकटरमन ने यह भी बताया है कि 6 जनवरी को सूचना सेठ ने उनको मैसेज किया था। उसने 7 जनवरी को बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि सदाशिव नगर बेंगलुरु का एक इलाका है, वहां पे आप आ जाना। वो अपने बेटे से मिलने के लिए वहां पहुंचे भी थे, लेकिन सूचना उसे लेकर वहां नहीं आए। उसने इस बारे में अपने वकील से राय मांगी तो उन्होंने आरोपी मां को मैसेज करने के लिए कहा था। इसका भी जवाब जब नहीं मिला तो वकील ने उन्हें ईमेल करने के लिए कहा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। लेकिन ईमेल का भी जब जवाब नहीं मिला तो 1 घंटे इंतजार करने के बाद वेंकटरमन वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं और रात में अपने काम के लिए वहां से निकल जाते हैं। था क्योंकि 6 तारीख को सूचना जी ने खुद वेंकट जी को एक ईमेल लिख के बोला था कि अगले दिन 7 तारीख संडे आप सुबह आ जाओ
बेंगलोर में एक इलाका है सदाशिव नगर, वहाँ पे आओ, इस लोकेशन से 10 बजे आप बच्चे को लेके जा सकते हो, ऐसे ईमेल भेजा था। हमको नहीं मालूम था ना ये बंदा, मतलब अब हमको मतलब बोला गया कि यहाँ आके बच्चे को पिक करो, तो वो गया वहाँ पे, सुबह 10 बजे जाके वहाँ पे वेट किया एंड 11 बजे तक वेट करने के बाद में वो वापस घर आया एंड शाम को वहाँ से काम पे वापस निकल गया। I'll come to you. Yes, he sent her a WhatsApp message saying that I'm here, I'm waiting, where are you? And उसके बाद में 2 ईमेल भी भेजे कि I'm waiting, I hope everything is okay, and उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो नहीं, no reply, and he went back home. कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से the boy has to go to father's place or father has to go to mother's place? The order just says he has custody and 1 day. yeah, morning to evening, and Suchana had requested that the pickup and drop off location should be some sort of a common place. In her words, I think it was a child safe space or something like that, so she used to use a coffee shop. तो सुना आपने लॉयर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, लेकिन वेंकटरमन के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि वेंकटरमन ने ऐसा कहा है कि सूचना पिछले 4 रविवार से अपने बेटे को पिता से मिलने नहीं दे रही थी। आरोप है कि 5वें रविवार को मुलाकात से पहले ही उसने उसका कत्ल कर दिया। वेंकट के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल इस घटना की वजह से बुरी तरह टूट गए हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस सदमे से उभरने के लिए उनको वक्त देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि ऐसी हालात में कोई भी उन्हें परेशान करने वाले सवाल ना पूछे। वो पुलिस जांच में पूरी तरह मदद कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि बच्चे की मौत गला घोटे जाने या फिर सांस रोके जाने की वजह से हुई है। बच्चे का कत्ल जो है वो पोस्टमार्टम शुरू होने से लगभग 36 घंटे पहले हुआ था, यानी कि 6 तारीख की और 7 तारीख की 6 जनवरी और 7 जनवरी की जो रात थी उसके आसपास हुआ था, क्योंकि 7 और 8 की दरमियानी रात को गोवा से सूचना सेठ गाड़ी में अपने बेटे की लाश डालकर निकली थी और अगले दिन दोपहर में पुलिस ने कर्नाटक में इसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वापस गोवा लेकर आया गया। तो पोस्टमार्टम से तकरीबन 36 घंटे पहले इस मासूम बच्चे की हत्या हुई थी। उसके जिस्म पर कहीं भी कोई भी चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है ये बात। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के कत्ल के लिए तकिया, तौलिया या किसी तार का इस्तेमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि इन्हीं 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल किया हो। सूचना गोवा में जिस कमरे में ठहरी हुई थी वहां से पुलिस ने जब जांच करी, तफ्तीश करी, छानबीन करी तो वहां से पुलिस को कफ सिरप की 2 बोतलें भी मिली थी और इससे कहा जा रहा है कि सूचना ने पहले बच्चे को कफ सिरप पिला के बुरी तरीके से बेसुध कर दिया और उसके बाद उसकी हत्या की है। अपने ही बच्चे के कत्ल जैसी सनसनीखेज इस पूरे मामले में सूचना सेठ पुलिस के सवालों का सामना कर रही है। पहले वो क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए होटल के उस कमरे तक जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस उसे ज़बरदस्ती उस कमरे में लेके गई। उसको होटल ले जाया गया। 1.25 घंटे तक उसी कमरे में बैठकर पुलिस ने सवाल किए। सवाल ये कि आखिर इस शातिर महिला का पूरा प्लान फेल कैसे हुआ और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया। असल में इस बात का एहसास उसे नहीं था कि गोवा पुलिस ने वहाँ के होटलों के स्टाफ और टैक्सी ड्राइवर तक हर शख्स को अपना आंख, नाक और कान बना रखा है। दरअसल गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ से देश और विदेश से सैलानी आते हैं। पूरी दुनिया से लोग गोवा घूमने आते हैं, चाहे वो साल का कोई भी दिन हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी महीना हो। हर वक्त वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं। वो एक हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी मानी जाने वाली और नामचीन एक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसी जगहों पर पुलिस अक्सर जो होटल के लोग होते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनका साथ देती है, उनका साथ मांगती है किसी भी बड़ी आपराधिक घटना को रोकने के लिए। ऐसा ही गोवा पुलिस ने इस पूरे केस में भी हुआ। असल में होटल का स्टाफ जो है उसको कहीं ना कहीं शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब सूचना सेठ ने रात में रिसेप्शन पे कॉल करके बोला कि उसे बेंगलुरु जाना है और बाय रोड जाना चाहती है, आप गाड़ी का इंतजाम कर दो, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको ये बात बोली थी कि मैम रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर है, आपको महंगा पड़ेगा और देर से भी आप पहुंचोगी, आप फ्लाइट से चली जाओ। जिस पे सूचना ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो बाय रोड ही बेंगलुरु जाना चाहती है गोवा से, जिस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा माथा ठनका ज़रूर था रिसेप्शनिस्ट का। लेकिन उसने उस बात को उस टाइम पे दरकिनार करके रिसेप्शन पूरी कैब का इंतज़ाम कर दिया था।
लेकिन जब सूचना सामान लेकर आई तब भी रिसेप्शन पे और होटल के स्टाफ को शक हुआ, क्योंकि जब महिला आई थी उस वक्त महिला के साथ एक बच्चा था, लेकिन जब महिला जा रही है तो उसके साथ बच्चा नहीं है। फिर भी होटल स्टाफ ने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अगले दिन सफाई करने के लिए होटल कर्मचारी उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने खून के धब्बे देखने के बाद मैनेजर को इस बारे में इत्तला दी। मैनेजर ने फौरन पुलिस में इस बारे में जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा वहाँ खून पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उस होटल के कमरे में रहने वाले गेस्ट की पूरी जानकारी निकाली और तो पता चला कि वो तो रात में ही वहाँ से चेकआउट करके चली गई है। अब जब वो चेकआउट करके वहाँ से गई तो पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर निकलवाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे फ़ोन करा टैक्सी ड्राइवर को और पूछा कि क्या आपके साथ जो महिला पैसेंजर है उनके साथ कोई बच्चा है। तो उसने कहा नहीं, खाली मैडम है। तो पुलिस ने उस ड्राइवर से कहा कि आप मैडम से मेरी बात कराओ। उस वक्त फिर पुलिस ने सूचना से बात करी। हालांकि जो कैब ड्राइवर हैं उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि जब सूचना से पुलिस ने बात करी तो उनके चेहरे पे किसी भी तरीके का फिक्र या शिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक एड्रेस बताया और उसके बाद फ़ोन उन्होंने वापस उन्हें दे दिया। पुलिस ने जब उस एड्रेस पर किसी को भेजा, अपनी टीम बना के भेजी, तो वो एड्रेस फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया और कोंकण भाषा में बोला कि कुछ भी हो जाए मैडम को किसी भी हालत में जल्द से जल्द तुम एक पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचो। ड्राइवर ट्राई करता है लेकिन उसे कोई आसपास जो है पुलिस स्टेशन मिलता नहीं है, जिसके बाद एक ढाबे पे गाड़ी रोकी जाती है। ढाबे पे गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पे गार्ड से ड्राइवर पूछता है कि यहाँ पे आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, तो गार्ड बताता है कि 500 मीटर के करीब एक पुलिस स्टेशन है आईमंगला, वहाँ पे वो चला जा सकता है। ड्राइवर ऑफ साइड रोड के चलाता है और उसके बाद जल्दी से जो है वो पुलिस ऑफिसर को भी इत्तला कर देता है। वो ऑन कॉल पर ही रहते हैं। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वो सीधा वहाँ पे खड़े हुए पुलिस वाले से गोवा पुलिस की बात करा देते हैं। अब जैसे ही गोवा पुलिस उनसे बात करती है, उनको समझाती है मामला क्या है, फिर गाड़ी को रोका जाता है, गाड़ी से सूचना को उतारा जाता है, सामान उतारा जाता है। जब पुलिस सामान खोलती है तो उस बैग के अंदर 4 साल के मासूम बच्चे की लाश पड़ी हुई होती है, जिसके बाद ये मामला पूरी दुनिया के सामने आता है कि सूचना ने ही अपने बेटे की हत्या करी है। इतना ही नहीं, इस पूरे केस में एक चीज़ है जो अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली भी है और हैरान करने वाली भी है कि इस पूरी चीज़ पे पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तक यही लग रहा है कि आरोपी और उसका पति दोनों अलग हो चुके थे। पति से नफरत का बदला लेने के लिए उसने बच्चे को मार डाला। पुलिस सूचना का दिमाग पढ़ना चाहती है, उसके बर्ताव के बारे में तफसील से जानना चाहती है। इसके लिए पुलिस उसे पणजी के मनोचिकित्सा और ह्यूमन बिहेवियर सेंटर्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराने के लिए लेके गई थी। किसी भी व्यक्ति की मानसिक हालत जब लंबे वक्त तक खराब रहती है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं, कई मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक बोलते हैं कि अगर किसी शख्स की लंबे वक्त तक दिमागी हालत खराब रहती है, वो परेशान रहता है मानसिक हालत में, तो ऐसी घटना को ही वो अंजाम दे सकता है। ऐसा ही शख्स ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है जो काफ़ी लंबे वक्त तक किसी चीज़ की वजह से परेशान हो और उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं हो। कई मामलों में काफ़ी समय से दिमाग में पनप रहे किसी तरह के गुस्से आने के कारण भी ऐसा होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के मन में इमोशन ख़त्म हो जाता है। बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ की वजह से सोचना समझने की जो क्षमता होती है वो कुछ देर के लिए कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति इतना आक्रामक होता है कि किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे देता है। खराब मेंटल हेल्थ की वजह से व्यक्ति के मन में भावना भी कम होने लगती है और ऐसे में वो अपने नज़दीक और सबसे करीब रहने वाले लोगों के लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनको भी नुकसान दे सकता है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है ऐसा शख्स। इतना ही नहीं, ज़्यादातर मामलों में ऐसे साइकोपैथिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मन में किसी घटना को लेकर डर खत्म हो जाता है और उसके मन में इमोशंस खत्म हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें सूचना के केस में बिल्कुल देखने को मिलती हैं, क्योंकि सूचना का कहना है कि शादी के बाद 9 साल तक उसने अपने पति के साथ रहने के बाद वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी टॉर्चर झेल रही थी और उसका पति उसके साथ मारपीट भी करता था, फिजिकल असॉल्ट भी करता था, जिसका केस अदालत में चल भी रहा है। हालांकि पहले अदालत ने ये चीज़ बोली थी कि सूचना का जो हस्बैंड है वो उनके बेटे से और सूचना से नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अदालत ने हफ्ते में 1 दिन मिलने की इजाज़त दे दी थी। पहले जब सूचना को ये बात पता चली थी कि अदालत ने उनके पति को बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं दी है तो सूचना बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब सूचना को पता चला कि हफ्ते में 1 दिन वो मिल सकता है तो इस बात से सूचना खुश नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी।
तो इसी वजह से हो सकता है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो। इतना ही नहीं, सूचना सेट वाले मामले में पुलिस की तहकीकात के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि इस पूरे केस में क्या वाकई सिर्फ इसलिए हत्या हुई कि वो अपने पति से नफरत करती थी, या मामला कुछ और है। इतना ही नहीं, ऐसा पहले भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने भाई, पिता या पत्नी को मार देता है। इन सभी मामलों में घटना को अंजाम देने का कारण लंबे वक्त से चल रहा डिप्रेशन होता है, और इस स्थिति में व्यक्ति या तो खुद की जान ले लेता है यानी कि आत्महत्या कर लेता है, या फिर अपने साथ के कुछ और लोगों को मार देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी परेशानी का कारण या तो वो खुद है या उसके आसपास के लोग। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। जैसा कि सूचना का भी कहना है कि अपने बेटे की हत्या के मर्डर के बाद या उसकी मौत के बाद उसने ब्लेड से अपना हाथ काटने की भी कोशिश करी थी, सुसाइड करने की ट्राई किया था उसने। ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन की आखिरी स्टेज पर होते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि उनको देखकर आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो इस हाल में हैं, लेकिन उनके ब्रेन के फंक्शन बिगड़ने लगते हैं, गुस्सा बढ़ता रहता है और खुद पर कुछ समय के लिए कंट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है, जैसा कि इस केस में हमारे सामने क्लियर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन में शनिवार को जब ये दोनों मिले, यानी कि अपने बेटे की मौत के बाद जब सूचना और वेंकटरमन आपस में मिले, तो इस दौरान 15 मिनट की इन दोनों के बीच मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपी महिला सूचना ने अपने पति से कहा कि मैं जब तक पुलिस हिरासत में हूँ, और ये बात मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बोल रहा हूँ कि सूचना ने ऐसा कहा कि जब तक मैं पुलिस हिरासत में हूँ तुम आज़ाद हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी ये दुर्दशा हुई है। बातचीत में सूचना सेठ ने 4 साल के अपने बच्चे की हत्या के आरोपों से इनकार किया है। इस दौरान उसके पति वेंकटरमन ने कहा कि अगर बच्चे की हत्या तुमने नहीं की तो आखिर किसने उस बच्चे को मारा है, क्योंकि सूचना का कहना यह है कि उस बच्चे की हत्या उसने नहीं की है। जब वो उठी तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब इस केस में पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, अलग अलग एंगल पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर केस है क्या। लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से, अभी तक की जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से होटल के कमरे के अंदर सूचना ने अपने बेटे की हत्या की। उसके बाद अपने एक बैग के अंदर उसकी लाश डालकर गोवा से बेंगलुरु तक का सफ़र उसने तय किया, जहां पर आईमंगला पुलिस स्टेशन में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस, होटल स्टाफ और कैब ड्राइवर, इन 3 की सूझबूझ ने इस कातिल महिला को पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया है। फिलहाल स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।